लिखना है बेटा आंसर, मृदा के प्रभाव। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा, पूछो क्यों। मैं चाहता हूं कि जो अभी तक पढ़ा है कम से कम खुद की समझ से लिखें। आज का फिलहाल में जो पेपर आया, पता नहीं तुम लोगों ने एनालिसिस किया कि नहीं किया, पर देखो प्रश्न साफ है कि 2 नंबर वाले इतिहास में कितने प्रश्न, देखा है किसी ने अभी तक पेपर देखा है ना? इतिहास में 2 नंबर वाले कितने? 15। भैया इस 15 में से सीधे सीधे कितने प्रश्न? 10 प्रश्न एमपी। 15 में से 10, और ये 10 के 10 वो प्रश्न है जो ऑलरेडी मैं क्लास में पढ़ाया हूं। जो बच्चियां अभी वो लिख रही है मेंस, उनसे मैं कह रहा हूं कि ये 10 के 10 पूरे ऐसे बने होंगे कि 2 में से 2 लिखने वाले, पूरे क्लास में करवाई हुई चीजें हैं। 7 नंबर वालों में से जो प्रश्न आते हैं 10, इस 10 में से 6 प्रश्न किसके? एमपी के। ये 6 के 6 उत्तर वैसे थे कि मतलब मुंह जबानी मैंने उनको याद करा दिए, मतलब होता ना कि स्टोरी बना करके पढ़ना। ये ऑन है कि बंद है? नहीं, दिख तो रहा है पर चालू है कि बंद है? रिकॉर्डिंग चल रही है? पक्का? धन्यवाद। अच्छा, लाल बटन मतलब अगर लाल बटन चालू हो तो रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा श्योर है? ठीक, चलो। हाँ, तो कितने? 6 प्रश्न। 10 नंबर वाले आए थे भाई साहब, कितने? 5 आते हैं। चार प्रश्न एमपी। क्या चाहिए इससे अच्छा तुमको एमपी में? वेटेज देखा एमपी का? अभी तक तो लोग कह रहे थे प्री में माहौल खींच के रखता है एमपी कि 35 से 38 प्रश्न एमपी के। यहाँ मेंस में एक तरफा पूरा पूरा छा गया मध्य प्रदेश। और तो और जो मुझे पसंद ही नहीं है, ये मुझे रत्ती में पसंद नहीं, इसको मैं ज्योग्राफी बोलता भी नहीं, इसको मैंने बोलते हैं ना नाम दिया है जिग्राफी बोलता हूँ इसको मैं। एक तो अपन से बहुत अच्छी आती है ज्योग्राफी, अपनी शुरुआत में बहुत तेज थी, पर ज्योग्राफी थोड़ी सी हो गई ज्यादा तेज, तो हमसे आगे निकल गई। अब मेरे से नहीं आ रही, बहुत तेज चल रही थी, अब हमसे भी आगे निकल गई है। ये पसंद ना होने का मेन रीजन ये नहीं कि सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पढ़ाने वाले भी एक से एक अच्छे अच्छे हैं। आपको पढ़ाने आते होंगे, मतलब कौन आते? सर आते पढ़ाने, वो भी अच्छा पढ़ाते होंगे बिल्कुल। मुझे नहीं पसंद है क्योंकि वो चीजें थोड़ी सी मुझे अटपटी लगती जिनमें कह दिया जाता है कि होता है। समझ पा रहे हो ना? मुझे ये चीजें नहीं अच्छी लगती जिनमें ये कह दिया जाता है कि होता है। अरे क्यों होता है ये कौन बताएगा? केमिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों में ही चलता है, जहां पर से बोल दे एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो नहीं अच्छा लगता। लॉजिक वाली चीजें होती है तो आनंद आता है। बोले यहाँ से हवा है, यहाँ से हवा है, बोले मिली और कर दी बात, क्यों कर दी, ऐसा क्या हो गया? वही कहानी है ना। जैसे हम अभी एमपी में जैसे अपना एक टॉपिक शुरू होगा मृद कहते हैं अपवाह तंत्र, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ष 2018 में नर्मदा नदी को जीवंत नदी का दर्जा दिया गया है। जीवंत नदी, भारत में टोटल 3 नदियां हैं जिनको जीवंत नदी का दर्जा प्राप्त है, नर्मदा, गंगा, यमुना, बाकियों को नहीं। तो या तो ये कह दूं कि मतलब ज्योग्राफी तो ये कहती है कि 2018 में नर्मदा नदी को जीवंत नदी का दर्जा दिया गया है, तुम पूछो क्यों, बोला दिया गया है, बस पढ़ लो। दिक्कत ये है, इसके पीछे जाने में आनंद आता है कि जीवंत नदी मतलब क्या, जिंदा है क्या? वर्ष भर पानी रहता है, ये भी सही है, बात तो सही है। पर मैं तो एग्जाम्पल देता हूं कि मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं ये अपनी किस अवस्था में? प्रौढ़ अवस्था में है, वृद्ध हो चुकी हैं, 12मासी नहीं है। अब तो दिक्कत वाली बात है ना? जीवंत नदी मतलब ऐसा कि जो जो अधिकार भारतीय संविधान में इंसानों को, देश के नागरिकों को मिले हैं, वो सारे के सारे अधिकार किसके हैं? नदियों के पास है। अगर तुम्हें स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार तुम्हारा संविधान देता है, तो वही नदियों को स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। जो अधिकार एक इंसान को दिए गए हैं भारतीय संविधान के तहत, वो सारे के सारे अधिकार किसको मिले हैं? नदी को, नर्मदा, गंगा, यमुना। अपवाद, ज्योग्राफी है ना एक्सेप्शन, वोट डालने का अधिकार।
तो यहां पर जीवंत का मतलब ये नहीं कि जीवित है, जीवन का मतलब ये कि जो जो अधिकारों के अधीन इसको रखा जा सकता है हमने उस पर रखा है। इसे तो देखा होगा ना कि जनरली अब इन जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, इनमें प्रदूषण फैलाने वालों को जुर्माना भी लग रहा है और क्या बोलते हैं कारावास भी हो रहा है। हाँ, अननेसेसरी आप कहीं पर जबरदस्ती पानी रोक करके बांध नहीं बना सकते हैं। अभी सरदार सरोवर में हुआ क्या था, यही तो हुआ था, हमने सरदार सरोवर की हाइट बढ़ा दी थी। अब तुमने हाइट बढ़ाई है, तुमको ज्यादा चाहिए होगा पानी, अब पानी हमारे पास ज्यादा नहीं है, तो विवाद चल रहा था। मामला एमपी और गुजरात के बीच में चल रहा था विवाद का मामला। गुजरात कह रहा है पानी छोड़ो, एमपी कह रहा है नहीं छोड़ेंगे। इसने कह दिया ठीक है छोड़ देंगे, उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? वो कहता है कुछ नहीं। बोले बिजली दे दो, बोले नहीं दे रहा। तो पानी इस भाई साहब ने छोड़ा ही नहीं, काय के लिए छोड़ रहे? तो जीवंत नदी मतलब ऐसा। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। स्थिति ऐसी है कि लग नहीं रहा है कि सारे पेपर दे पाएंगे, मेरे हालत ही नहीं बच पा रही है। अब देखो, अभी मैं यहाँ से 7:30 बजे फ्री होऊंगा, तब घर जाऊंगा, फिर सुबह कम से कम एक दिन का छुट्टी होती तो मजा आता, कम से कम एक दिन छुट्टी तो हो तो मजा आता है। ठीक, चलो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नहीं, जियोग्राफी में 2 नंबर के प्रश्न आए 15, और इस 15 में से कितने? 6 प्रश्न एमपी के, सरल थे। चंबल नदी पूछ रहा है ना? अच्छा, 7 नंबर वाले कितने प्रश्न? 10 प्रश्न। 10 में से फिलहाल में इसमें कितने आए? 4 आए। 10 नंबर वालों में से एक ही आ पाया, दिक्कत नहीं। हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, यूनिट नंबर 3 एमपी से, यूनिट नंबर 4 एमपी से, यूनिट नंबर 5 एमपी से, तो प्रश्न तो ज्यादा दिखेंगे ही ना। 2 ही यूनिट में क्या कर दिया है? पूरा तुम्हारा एंशिएंट और मिडाइवल। तो जहां 60 नंबर का तुम्हारा पूरा इतिहास, प्राचीन, आधुनिक और मध्य, वहां एमपी तुम्हारी 90 नंबर। तो वेटेज प्री में भी बेहतर, मेंस में अच्छा। मेंस पढ़ लोगे तो प्री गलत नहीं होगा, गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि अब फैक्चुअल वैसा नहीं पूछेगा कि ना बने, और तुमसे नहीं बनेगा तो किसी के बाप से नहीं बनेगा, यह हकीकत है। इतना पढ़ के जाएंगे, जो हमसे छूटेगा वो फिर सबसे छूटेगा ना। आयोग बनाता है, कहता है 85 प्रश्न के अलावा जो 15 प्रश्न है ये उनके लिए जो जिनका तुक्का लग गया तो बढ़िया चांदी है, वरना छोड़ दो। 85 प्रश्न तो अपने लायक आते हैं ना, बस एमपी गलत नहीं करना। तो पेपर अच्छा था, बाकी आगे के पेपर तय करेंगे, पर इसका स्टैंडर्ड देख करके ये लग रहा है कि अगला पेपर टफ आएगा। आयोग दिमाग से खेलता है, याद रखना। पहला पेपर इतना इजी दिया है कि अगले पेपर में आदमी अस्वस्थ होकर के जाएगा, कह रहे सरल तो आ रहा है, बना देंगे, और देखना पता चले सेकंड पेपर ऐसा बन जाए कि लोग बोलते ना वो वाला, अपन होते क्या, जैसे एक बार मतलब 2-3 बार हिंदी का पेपर ऐसा बनाया कि हलवा, एक बार 18 में ही हिंदी का पेपर ऐसा बनवा दिया कि लोग पास ही नहीं हुए हिंदी वाले सब्जेक्ट में, पासिंग नंबर नहीं आए लोगों। तो दिमाग से खेलता है, स्वस्थ करता है। जैसे इस बार का प्री हुआ था, इस बार का प्री जानबूझ करके ऐसे बनाया था कि आगे के प्रश्न इतने सरल की बोलेंगे कुछ भी, क्योंकि पढ़ के हम जाते हैं रात भर, अब दिमाग को सेट करके जाते हैं कि पेपर में कैसा भी आएगा फोड़ के आएंगे, और वहां जाकर के देखते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, अगर ऐसा प्रश्न आ गया है ना, मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी है, नर्मदा की लंबाई क्या है ना, सीपी बरार की राजधानी क्या थी, तुमको लगेगा सब पढ़ा है क्लास में। और जो सोचा समझा, जो दिमाग में दौड़ा रहे होते हो क्या न्यूरॉन, वो न्यूरॉन हो जाते हैं फिर सुस्त, और दिमाग हो जाता है बंद, फिर बनता हुआ प्रश्न गलत करके आते हैं। वही प्रश्न गलत करके आते हो जो तुम अगर सोचते तो सही करके आते, वो तो सही कर दोगे सरल क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की गंगा कौन सी, बेतवई लगाओगे। गलत होते हैं जिनको मैं चाहता कि 2 मैं अलग कर सकता था कि ये तो कतई नहीं हो सकते, फिर जरा सा दिमाग और लगाता, कहीं से जोड़ता, और फिर ये मतलब ऐसा रहता ना कि ये हो सकता है। जिन पे सोचने वाली चीजें थी कि सोच करके एलिमिनेट करता और आंसर निकाल लेता, पर अब वो सोचने की क्षमता आयोग ने कर दी है बंद। खेलता है वो। ऑप्शन नंबर ए सही, ऑप्शन नंबर बी सही, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों नहीं। हमेशा सीक्वेंस ये चला है स्कूल से लेकर के कॉलेज तक। आयोग ने क्या किया, ए सही, बी सही, ए और बी दोनों नहीं, और चौथे में कर दिया था ए और बी दोनों। आदमी नहीं पढ़ता, नहीं वाला शब्द तो हमको दिखता ही नहीं है पेपर में, तो पहले जाना तो प्रश्न पढ़ के जहां दिखे नहीं तो उसको ऐसे 4-6 बार ऐसे रंग देना ताकि दूर से दिख जाए, ये छूटता है नहीं।
चल बेटा समझ पा रहे हैं कहाँ खोई हुई है बेटा? यही खोई है ना? खोई क्यों है? चलो खैर, अब छलांग मारते अपने सब्जेक्ट में। बेटा कहाँ से आप कहाँ से? हाँ, ग्वालियर से। ठीक, ग्रेजुएट हो गए बेटा? बहुत बढ़िया। मतलब समझ, मतलब जो चीजें स्किप हो गई हैं वो अगर दोबारा से अगर स्पीड में होंगी तो समझ में आ जाएगा ना। ठीक, कोई प्रश्न उत्तर नहीं? वही तो पढ़ा रहा हूँ बेटा मैं। तो बताओ क्या होगी प्रदान के फॉर्म? सब मैं ही बता दूँ? देखो सिलेबस अभी बदला है, जिसका मेंस इस बार का होगा उसने अगर एज अ स्टूडेंट अगर उसने पढ़ाई करी है तो उसकी चांदी है। क्यों? क्योंकि अभी वो सिलेबस से पूछेगा प्रश्न। जैसे जैसे सिलेबस पुराना फिर वो गहराई में उतरना शुरू होता है। जैसे सबसे पहले जो था लोक प्रशासन, एकदम सरल प्रश्न, हलवा। इस बार समाज शास्त्र के प्रश्न से हलवे आएंगे कि पता चले पूछ ले कि मतलब बोलते हैं ना कि संस्कार कितने होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। अंत्योष्ठी क्या होता है, ऐसे प्रश्न पूछता है। फिर पठौनी विवाह क्या होता है, जनजाति विवाह, तो ढेर सारे पूछ सकता है। तो अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। साइंस में सिलेबस के हिसाब से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि साइंस हो चुका है पुराना, वही बदले हुए हैं। जो अभी ऐड हुआ है तो प्रश्न तो डालने हैं ना उसको। हाँ, क्या पढ़ाना है मुझे? बोलिए। मृदा पढ़ानी है ना? चल बेटा आज मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है, चिंता नहीं करना। तो ठीक बेटा, लक्ष्य मैडम नहीं आ रही है, बात हुई किसी की? लक्ष्य लता मैडम, बातचीत नहीं होती क्लास में किसी की? ठीक है खैर। कांची बेटा घूमने जा रही थी ना बेटा कहीं? दिवाली बाद जाएगी तो छुट्टी मार ऐसे ही है ना। रसूल घर जा रहे हैं दिवाली में? हैं? कहाँ से बेटा तुम? झाबुआ से। ओके चलो बढ़िया। क्या नाम था? मोहित। करके दिखा। नहीं नाम है ना मोहित। तो मैंने कहा करके दिखा, मजाक कर रहा हूँ। हाँ चलो, तो मृदा अपर्दन क्या, मृदा अपर्दन हो गया पढ़ के। मृदा अपर्दन क्या है? गन। और अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले कि या तो जो मैंने दे दिया कि मृदा अपर्दन के प्रभाव, या प्रश्न अगर दे दे कि मृदा अपर्दन रोकना अनिवार्य क्यों है, इन दोनों के प्रश्न के उत्तर एक से होंगे। मृदा अपर्दन के प्रभाव ऑब्लिक, लिख लेना, मृदा अपर्दन के प्रभाव ऑब्लिक मृदा अपर्दन रोकना आवश्यक क्यों। अब मुझे बताओ, क्या मृदा अपर्दन के प्रभाव सिर्फ नकारात्मक हो सकते हैं क्या? पॉजिटिव में मुश्किल से मुश्किल कितने? 2। कैसे? जलोढ़ मृदा का निर्माण भी होता है, बहाकर लाती हैं अवसाद, नदियां जमाव करती हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं से काट के ला रही हैं। तो एक तो होता है सकारात्मक में जलोढ़ मृदा का निर्माण। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो अपर्दित मृदा होती है, जलोढ़ मृदा होती है, इनमें पोषक तत्वों की अधिकता होती है? बिल्कुल होती है। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो मिट्टी की उर्वरकता अच्छी होती है? उर्वरकता अच्छी होगी तो क्या उत्पादन अच्छा होगा। ऐसे सकारात्मक बना सकते हैं। फिर नकारात्मक तो ढेर पड़े हैं, पर लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे प्रभाव को? मृदा अपर्दन बोले तो नकारात्मक। मृदा अपर्दन मतलब क्या कि उसके प्रभाव पड़ने वाले कैसे? हानिकारक। किसके लिए? कृषकों के लिए। हाँ, पर लेकिन हम अपनी तरफ से दे रहे हैं उसको कि कुछ सकारात्मक भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे, अभी नहीं, चलो बाद में बात करेंगे, आखिरी में जाते टाइम एक प्रश्न है तो मैं जब लास्ट में पूछना चाहूंगा, तुम्हारे बुद्धि का परीक्षण करना है थोड़ा सा कि कहाँ तक सोच रहे हैं थोड़ा सा, है ना। चलो मैं आगे बढ़ूं, क्या पढ़ा रहा था मैं, भूल गया। हाँ, मृदा अपर्दन के क्या प्रभाव, तो प्रभाव तो समझ में आ गए। प्रभाव में अगर पढ़ना है, अगर नकारात्मक बताना तो कौन सा नकारात्मक पॉइंट दिखता है? उर्वरा शक्ति कम भी होगी। उर्वरा शक्ति कैसे कम हो रही है कि मृदा के ऊपरी परत का क्या हो रहा है? कटाव हो रहा है। अगर ऊपरी परत का पहले ऐसा कर देना कि मृदा की ऊपरी परत का कटाव, देन बताओगे क्या?
उर्वरकता कैसी हो रही है? कम हो रही है। क्या उर्वरकता कम होगी तो क्या जैव विविधता का ह्रास होगा? जैव विविधता समझते हो ना? जैव विविधता का ह्रास होगा। अगर जैव विविधता का ह्रास होगा तो क्या उस क्षेत्र का पारिस्थितिकी जो तंत्र है क्या वो विफल हो जाएगा? अगर वो भी विफल हो रहा है तो फिर अब चीजों को उस तरीके से जोड़ दो कि मतलब ऐसा कह सकते हो कि फिर ऐसे बना दो क्या, कृषि उत्पादकता में कमी, खाद्य सुरक्षा में कमी, पोषण में कमी, ये सब डाल सकते हो। पर शुरुआत हमेशा करना कि मृदा अपरदन को क्या मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, जिसके प्रभाव कुछ इस प्रकार से हैं, कुछ सकारात्मक कुछ नकारात्मक बता सकते हो। या तो नकारात्मक पहले बता दो और आखिर में सकारात्मक लिख दो, या दो भागों में तोड़ के बना लेना। समझ पाए क्या कह रहा हूँ? नहीं समझो? समझो पक्का? ये समझ जाती है, बस बता नहीं पाती है। हाँ बेटा, या तो समझने का भी नाटक करती है। दो में से एक चीज हो सकती है, या तो मैं सही हूँ या तू गलत। वही हो सकता है, या तो मैं सही है फिर तू गलत। कौन? और तू गलत। दोनों एक ही बात थी, या तो मैं सही होऊंगा या तू गलत होगी। खैर, मुझे आज बताना है मध्य प्रदेश में मृदा पर, हाँ उपाय हो गए थे क्या कि मृदा अपरदन को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? यांत्रिक उपाय बताए थे कि क्या कर दो भैया, मेड़बंदी कर दो, ताकि अगर मेड़बंदी कर दी तो क्या अनियंत्रित सिंचाई रुक जाएगी। हाँ क्या हाँ ठीक है, मेड़बंदी कर दी। क्या मैं पट्टीदार खेती कर सकता हूँ? नहीं, पट्टीदार इसमें मत डालो, उसको डाल देंगे जैविक में। हाँ तो ये तो एक मैंने कर दी क्या, मेड़बंदी। यांत्रिक उपाय चल रहे हैं सारे के सारे, मेड़बंदी कर दी। और क्या करूं? ना ना ना, यांत्रिक की बात कर रहा हूं, कुछ बनाए, कुछ बना करके मेड़बंदी बनाते हो ना, मेड़ लगाते हो अपने खेत के चारों तरफ, मेड़बंदी। दूसरा, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पर मैं कर सकता हूं टेरिस बंडिंग। क्या? टेरिस बंडिंग। टेरिस मतलब छती होता है क्या? तो पर्वतीय क्षेत्रों में मैं बड़े बड़े लूंगा पत्थरों से, और पत्थरों से क्या बना दूंगा, मेड़, पत्थरों से मेड़ बनाऊंगा, ताकि बीच में कम से कम रिसाव के लिए जगह बनी रहे, तो अपरदन रुकेगा क्योंकि पानी का बहाव धीमा होगा। अरे हाँ कि ना? क्या मैं समोच्चय रेखीय कृषि कर सकता हूं? क्या मैं समान ऊंचाई वाली जमीन एक जैसी बना दूं ताकि कहीं पे ढाल कम ना हो, ये कम ना हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, समुच्चय रेखीय कृषि कर सकता हूँ। ऊपर जा रहा है क्या? ऊपर जा रहा है। समुच्चय रेखीय समान ऊंचाई वाली, अगर मान लेते हैं, अरे अपना खेत देख ले, मान ले कि अगर तूने पानी लगाना शुरू किया हर्षवर्धन, और कहीं पे मान लेते हैं कि अगर ढालान ऐसा है कि पानी लगाने के बाद में एक ही जगह पर पानी ज्यादा भर रहा है, तो हमारे खेत में किसान भाई क्या करते हैं, वो लेकर के आते हैं प्लाऊ, या फिर वो लेकर के आते हैं लेवलर, और जमीन को क्या कर देते हैं, समान ऊंचाई से। या तो कहीं पे ज्यादा है गड्ढा तो उसके अनुरूप पूरी जमीन बना देते हैं, जेसीबी चलवाते। तो समोच्चय रेखीय समोच्चय रेखीय कृषि। क्या एक चीज और सुनी होगी, एग्जैक्ट मेरे मुंह पे नहीं आ रहा उसका नाम, बेसिन लिस्टिंग। बेसिन लिस्टिंग ये क्या है कि ये रही जमीन है ना, और पानी का बहाव बहुत तेज है, तो एक में तो मैं बना रहा था क्या, मेड़ बना दे रहा था, टेरिस बंडिंग। इस बहाव को मैं ऐसे भी रोक सकता हूं कि ये इसी जगह पर मैं छोटी छोटी सी क्या बना दूं, खंतियां बना दूं, गड्ढे कर दूं। पानी आया गड्ढे में गया, ऊपर उठेगा, फिर गड्ढे में गया, फिर ऊपर, तो ढाल अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी, मृदा का अपरदन रुक जाएगा। तो ये कुछ हो सकते हैं यांत्रिक उपाय। जैविक उपाय में क्या करूं? क्या किसान द्वारा मृदा अपरदन मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है कि मृदा का उपजाऊपन खत्म हो रहा है, तो कैसे रोके? जैविक उपाय में कैसे रोकोगे? क्या जैविक खेती को बढ़ावा दे दो? जैविक खेती को बढ़ावा मतलब क्या दूं? क्या जैविक खाद का प्रयोग करना शुरू करूं? तो क्या सिर्फ जैविक खाद करने, क्या सिर्फ और सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग करके मैं जैविक कृषि को अपना सकता हूं? क्या किसी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मैं जैविक खाद अगर छिड़क दूं तो क्या वो जैविक कृषि हो जाएगी? हाँ या ना? हाँ? प्रश्न नहीं समझे यार, सीधा बोल दिए ना। मैंने एक तो उपाय पढ़ लिए मैंने, यांत्रिक उपाय।
दूसरे उपाय पढ़ रहा हूं कौन से, जैविक, और एक लास्ट पढ़ूंगा सामाजिक। जैविक में कह रहा हूं कि मैं प्रयोग कर लूं किसका, जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दे दूं, दे दूं, चलो दे दिया। मैं पूछ रहा हूं क्या अगर मैं अपने जमीन पर जैविक खाद का प्रयोग करना शुरू करूं, हरी खाद हो गई, वर्मी कंपोस्ट हो गया, सुना होगा ना वर्मी कंपोस्ट, बोले तो कौन सी खाद होती है, केचुए वाली खाद हो गई, गोबर खाद हो गई, तो क्या वो खेती जो मैं कर रहा हूं क्या वो जैविक खेती होगी? हाँ तो नहीं होगी, बस यही तूने पहले सही कहा था, पर तूने अब कह दिया कि नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, हमको ऐसा लगता है कि जैविक खाद का हमने प्रयोग करना शुरू किया तो वो जैविक कृषि हो गई, ऐसा नहीं है। ये किताबें कह देती हैं कि रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खादों का प्रयोग करना शुरू कर दिया जाए, वो जैविक क्या कहलाती कृषि, गलत है। जैविक कृषि में सिर्फ और सिर्फ खाद का छिड़काव नहीं हो रहा है, जैविक कृषि हमें सिखाती है कि मृदा की गुणवत्ता को कैसे दोबारा से वैसा बनाना जैसी वो थी। जैविक कृषि ये है कि जो एक्चुअल में जो मृदा के गुण थे, हम यूरिया डीएपी क्यों छिड़क रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस की क्या है, कमी है। मृदा की जैसी गुणवत्ता है उसको वैसे बना के रखना है, तो सिर्फ जैविक खाद नहीं, मुझे फसल चक्र को अपनाना होगा, मुझे मृदा का लगातार करना पड़वाएगा, क्या करवाना पड़ेगा, परीक्षण करवाते रहना पड़ेगा कि किसकी कमी। समझ पा रहे हो क्या? नहीं आया विश्वास में, ये तो ऐसे सिर्फ खुजारी से कुछ आ ही नहीं रहा है। अरे हाँ आ रहा है, नहीं आ रहा बता, पक्का ना? नहीं आ रहा तो बता बेटा, बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रही है, अगर इसको बता सकता हूँ तो सबको बता सकता हूँ, और जब इसको समझ में आ जाएगा मतलब पूरी क्लास को समझ में आ गया होगा। बस मैं इसलिए सिर्फ श्रद्धा से पूछना होगा, श्रद्धा का समझ, क्योंकि इसके डाउट होते हैं एक्चुअल में, उसके पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो चीजों को समझ के पढ़ना चाहती है, तो पूछा करो, अननेसेसरी डाउट निकाला करो, इसकी वजह से कम तुम्हारी क्लास में डाउट क्रिएट होते हैं। वरना मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई डाउट पूछ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत हिमांशु पूछ लेता है, राजवर्धन थोड़ा बहुत पूछ लेता है, बाकियों को तुझे पढ़ा दे रहा हूँ, बोले ओके सर डन। कांची बेटा, वैष्णो देवी बहुत दूर है ना, आराम जाना है, पालकी में बैठ के नहीं जाना, पैदल, पैदल जाना, हाँ क्योंकि पालकी कई बार टूट जाती है ना, और पितृपक्ष अभी भी खत्म हुए हैं। हाँ ये भी ठीक, चलो खैर। हाँ तो जैविक कृषि को मैं कह रहा हूं कि मैं जैविक खाद को बढ़ावा दे दूं, मैं फसल चक्र को अपनाना शुरू करूं कि इस खेत में आज मैंने ये फसल बोई है, अगली रब्बी में मैं ये वाली फसल ना बो करके ये वाली फसल बो दूंगा। क्या मैं फसल प्रतिरूप छोड़ो और क्या करो तुम बताओ मेरे को। जैविक कृषि में क्या मैं नियंत्रित सिंचाई को बढ़ावा दे दूं? सिंचाई कैसी चल रही थी, अनियंत्रित, क्या जैविक में मैं सिंचाई कैसी कर सकता हूँ, नियंत्रित सिंचाई कर सकता हूँ? क्या मैं जल निकासी की उच्चतम व्यवस्था कर सकता हूँ या उत्तम व्यवस्था कर सकता हूँ? कई बार खेत में पानी भरने की वजह से हमारे खेत की जमीन खराब, खेत की फसल खराब, पानी भरा है, अचानक से कई बार मेड़ फट जाती है और वो पानी ऐसा बहता है कि मिट्टी को साथ बहा कर ले जाता है। तो अगर मैं उच्चतम या उत्तम जल निकासी की व्यवस्था करूं तो जमीन भी खराब नहीं होगी, जो फसल है वो भी खराब नहीं होगी, और अगले इंसान की जमीन है वो भी खराब नहीं होगी कि जरा सा पानी भरा, उसी पानी को मैंने डाइवर्ट किया और कहाँ डाल दिया, कुएं में भिजवा दी। मैं दोबारा से क्या कर सकता हूँ, हम वो बनवाते हैं ना गाँव में, सोख्ता बनवाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको अपन कहते हैं, कि पानी को दोबारा कहाँ पहुंचा दो, भूमिगत जल के रूप में पहुंचा दो, वैसा करवा सकता हूँ। खेत के चारों नालियां बनवा दो, हाँ वो तो मेरा कहते घर है, नालियां बनवा दो, कुछ भी मतलब घर के बाजू में नालियां बनती है, खेत के बाजू में क्यों बनवाएंगे नालियां? नहीं, तो कुछ विशेष कारण होगा नालियां बनवाने का, तो फिर नहीं, नालियां बनवाने का मेन कारण ऐसा होगा कि बहाव की स्थिति को देख करके नाली बनवाई होगी, चारों तरफ नहीं बनवाई होगी भाई। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, फिर वहां का ढाल वैसा है कि मिट्टी काटेगा तो नालियां बनवाई है ना। ठीक, टेरिस बंडिंग के द्वारा वहां के बहाव को कम किया जा सकता है, तो नाली की आवश्यकता नहीं है, खामखा जमीन खराब होगी हमारी।
समझ पा रहे हो? हाँ हाँ, कैसा कैसा कैसा? ठीक है, हाँ मिश्रित कृषि में समझ गया। हाँ, एक में इसमें और कह सकता हूं, जिसमें मैं कह रहा हूं क्या, पट्टीदार कृषि। एक जमीन को मैं 3-4 भागों में बांट दूं और खेती कैसी करूं, पट्टीदार वाली। अगर पानी भी लगाऊंगा तो जैसे आलू की खेती करते हैं, एक क्यारी में लगाया, वो पानी पलट पलट के ऐसे पूरी क्यारी में प्रॉपर बराबर जाता, पानी का वेस्टेज भी नहीं होता और मिट्टी उस जमीन की उस जमीन पर ही रह जाती है। समझ पा रहे हैं? मिश्रित जो आप कह रहे हैं ना, क्या तो इसका अर्थ कह रहे हैं मिश्रित कृषि की। मिश्रित कृषि को हम मानते हैं कि कृषि के साथ साथ है पशुपालन, क्या कृषि के साथ में क्या, वृक्षारोपण, इन सब की बात चलती है। तो मिश्रित से अच्छा हम ये कह रहे हैं फसल चक्र को अपना लेते हैं ना, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। या मृदा के अनुरूप फसलों का आप क्या करो, चयन करो, आप ये कर सकते हो। मिश्रित को मत डालो इसमें, पक्का? सामाजिक प्रयास कौन कौन से हो सकते हैं? क्या करूं, सबके हाथों में एक एक छड़ी दे दूं कि जो अगर गंदगी करता हुआ फैलाए, जो वन काटता हुआ दिखे, उनको उनकी सुताई कर दो। यही करोगे ना, तो ये कब होगा, जब वनों को लेकर के या मृदा अपरदन को लेकर के जागरूकता फैलाओगे, तब तो सबके हाथ में संटी दोगे ना कि जो आए लगाना। हाँ, कि वनों की कटाई होगी तो क्या मेरे यहाँ पर जो विकासात्मक कार्य चल रहे हैं, क्या उन विकासात्मक कार्यों को मैं नियंत्रित कर सकता हूँ? या नियंत्रित छोड़ो, एक अच्छा शब्द आता है क्या, नियोजित विकासात्मक कार्यक्रम। नियोजित करूं, प्रॉपर सिस्टमेटिक करूं ना। अगर मुझे यहाँ भोलाराम गेट पे, सॉरी भंवर कुआं चौराहे पे, किस साइड है, यहाँ है भंवर कुआं चौराहा, हाँ ठीक है, भंवर कुआं चौराहे पे मैंने फ्लाईओवर बनाया है, तो क्या फ्लाईओवर बनाने के लिए मुझे यहाँ से लेकर के और पूरा का पूरा राजीव गांधी स्क्वायर तक की मुझे वो काटने चाहिए थे क्या, वृक्ष? नहीं काटने चाहिए थे। क्या ये कहां से, भंवर कुआं से लेकर के आईटी पार्क के बीच में मुझे रोड को चौड़ा करना था, उस चौड़ेपन के चक्कर में मैंने पेड़ों को काट दिया। काटना जरूरी था क्या? क्या इतनी जब तुम हाईवे निकाल रहे हो क्या? तो विकासात्मक कार्य ऐसे करो ना कि मतलब कि जो प्रकृति है उसको क्या ना हो, उसका ह्रास ना हो। तो जो मैं मतलब क्या कर सकता हूँ, पहले तो जागरूकता फैला दूं। जागरूकता फैलाने के साथ साथ मैं कैसा विकास करूं, नियोजन के साथ में, क्या मैं वृक्षारोपण, अच्छा हो गया वृक्षारोपण, अच्छा हाँ, जागरूकता फैल गई, नियोजन हो गया, और वृक्षारोपण को बढ़ावा दे दूं। एक पेड़ माँ के नाम, लगाए होंगे सबने, चाहे दोबारा जाकर कोई एक गिलास पानी डालने गया हो, उस टाइम पे माँ के नाम पे एक पेड़ लगाए थे हमने। ये सिर्फ दिखावा है, रिकॉर्डिंग हो रही है फिलहाल, मैं इसको जाके वो कर दूं, कटवा दूंगा, पर दिखावा है ना। जो पेड़ तुमने जो आज से लगभग 25-30 साल पहले जो खड़े हुए थे, उनको मजबूत होने के लिए उन्होंने उस जगह की मिट्टी को कितना पकड़ के रखा होगा, उस जगह की कितनी, उस मतलब हो सकता है ना कि वो जो मतलब हमारे कहते पेड़ पौधे, कितनी ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया होगा, कितना कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया होगा। उसके लिए हम एक लगा देंगे क्या पौधा, तो वो बचा लेगा। वो पौधे ढंग से अपना खुद का खाना नहीं बना पाएंगे, हमको खिलाना पड़ता है ऊपर से कि ये खाद खा ले। देखा है ना, बड़े बड़े पेड़ पौधों को तुमने कब आखिरी बार दिया है पानी? नहीं देते हो, इनको देना पड़ता है, इनको खाना खिलाना पड़ता है कि ये लो नाइट्रोजन, ये लो फास्फोरस, तो खिलाना पड़ता है ना। और ये ज्यादा खाते हैं साले, पता है मेरे गांव में जागरूकता ना होने का ये भी कारण है कि हर एक गांव के सरपंच के पास में फंड आता है पंचायत में, पेड़ पौधे आते हैं सबके पंचायतों में, रोड के बाजू में हर साल लगते हैं पेड़ पौधे। क्यों नहीं दिखते हो पेड़ पौधे? कि गांव की जनता को जागरूकता ही नहीं कि पेड़ कितने जरूरी हैं। पेड़ मतलब आज की डेट में, पहले के टाइम पर देखा होगा ना कि चौराहे पर पेड़ के नीचे बैठ बैठ के लोग खेल रहे हैं। पेड़ ही नहीं तो कहाँ खेलेंगे? पहले वो चबूतरे होते थे किसके, मिट्टी के, अब सीमेंट के हो गए, बैठ नहीं पा रहे गर्मी के दिनों में, कहाँ बैठे, गर्मी है तो न ऊपर छत है न कुछ है। तुम लोग आखिरी बार खेतों में पेड़ के नीचे बोलते गर्मियों में सोए कब थे? मुझे लगता है ये जनरेशन कभी सोई होगी पेड़ के नीचे, कुछ कुछ लोगों को छोड़ दे तो। हमारा टाइम था, अरे मेरे साथ के पेड़ पौधे सूख गए हैं, है ना। मेरा बर्थ है 1989, मैं ये डेट मुझे अच्छी लगती बताना, इसलिए 26 नवंबर 26/11, जिस दिन ताजमहल पे हमला हुआ था। हाँ, और इसी दिन आता तुम्हारा लॉ डे, कानून दिवस।
तो दो में से कोई सही मना लेता हूँ। 3 साल मुंबई में रहने के बाद मैं एक बार वो बोलते हैं मरीन ड्राइव पे नहीं, हमारे यहाँ जनरली जब तक वहाँ रहे मुंबई में, तो सभी का ये रहता था कि वहाँ पर जाकर के केक कटवाने होते थे। पर लेकिन इस घटना के कारण मैं 3 वर्षों तक मैं मरीन ड्राइव पे केक काटने नहीं गया कि मैं केक कटवा, चलो वहाँ से कोई घास से मतलब ऊपर दे चलाई दे। उस दिन उस पूरी रोड में अंधेरा होता है ना, शोक, वहाँ पे शोक मनाते हैं आज का दिन, 26/11 का दिन। तो ताज होटल की पूरी लाइटें, उस लाइन की पूरी वो जितनी होती क्या लाइट, वो सारी होती है बंद। जितनी नाव खड़ी होती हैं उनको फेरी बोलते हैं, वहाँ पर जो चलती हैं, उन फेरी को रात में 26/11 के दिन वहीं पे स्टेज शो होता है, उन सबको जंजीरों से बांध के, क्योंकि हर एक बोट का नाम दिया गया है उन आतंकवादियों के नाम पर, नाम लिखे हुए हैं। आज भी वहाँ पर CST में गोलियों के निशान आज भी बने हैं, जहाँ पे तुम्हारे एक बोलते हैं हेड अपने थे, बोलते हैं सिपाही थे, कौन थे, हवलदार थे, जो जहाँ पे उनको लगी थी क्या गोली, उनका आज भी एक छोटा सा वहाँ पे वो बनाया गया है, एक बोलते हैं चबूतरा जैसा बनवाया हुआ है। तो वो जगह वैसी है कि एक्चुअल में वहाँ के लोग इसको वैसा मानते हैं, बोलते हैं क्या हिस्टोरिकल तरीके से मनाते हैं प्रॉपर, जितना 26 जनवरी 15 अगस्त में नहीं होता होगा उतना इस टाइम पर हुआ होता है। खैर हट के बात, ये सब फालतू की चीजें हैं, मतलब मैं कुल मिलाकर के मैं बुढ़ा हो रहा हूँ ये कह रहा हूँ मैं, है ना। तो सामाजिक ये हो गया कि नियोजन कर दूं, वृक्षारोपण करवा दूं, और क्या करवा दूं, जागरूकता फैला दूं। हाँ, बात चली थी गांव में अगर जागरूकता नहीं है तभी तो सरपंच गांव के रोड के बाजू पेड़ पौधे लगवा पाता है। जाली भी लगवाता है तो गांव के लोग जाली उखाड़ करके ले जाते हैं, ईंट लगवाता है तो जानवर आकर के रगड़ते हैं और गिरा देते हैं। चाचा ने लगवाना ही छोड़ दिया, बोले खेत में लगवाऊंगा इससे अच्छा नहीं। तो आज खेत में हमारे पास सागवान के काफी पेड़ हो गए हैं, है ना। क्या करें, अब रोड पे लगा नहीं पा रहे हैं, तो फेंकने से अच्छा है चाहे जहां लगवा दो। ठीक है, ये कर सकते हैं। क्या जितने भी कानून चल रहे हैं वनों से संबंधित, क्या उनको मैं और बेहतर तरीके से लागू करवा सकता हूं कि वनों की कटाई को मैं क्या करवा दूं, रोक करवा दूं। क्या जागरूकता फैलाने के लिए या फिर जो चल रही है अपनी क्या गतिविधियां मृदापर्दन वाली, उनको रोकने के लिए क्या मैं जन समूह को इकट्ठा कर सकता हूं। पूरे कैसे हो जाएंगे, सामाजिक हो जाएंगे। पक्का सरल है, लिखवाना पड़ेगा कि लिख लोगे। अब दिक्कत ये है ना कि अगर संरक्षित वनों का अगर मैंने एरिया बढ़ाया तो दिक्कतें सरकार की बढ़ेंगी ना। कैसे कि अगर मैंने संरक्षित का अपना कितना 66% अभी फिलहाल, सॉरी 65%, अब 65% अगर इनका है, अगर मैंने इसको भी बढ़ा दिया तो जो 33% मैंने अपने लिए शेष बचाया है, जहां पर मैं प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम चलाऊंगा, जहां पर मैं शोध संबंधी कार्य करूंगा, तो अगर वो बढ़ाया है तो फिर ये बढ़ाऊंगा, और ये बढ़ाऊंगा तो फिर अवर्गीकृत वन और छोटे हो जाएंगे। तो जो जनजाति वनों पर आश्रित है उनका तो फिर ह्रास होगा ना, क्योंकि ये कह सकते हो कि ये जो वन है या फिर जो ये संरक्षित, आरक्षित और तुम्हारे क्या अवर्गीकृत वन है, इनका एक महत्व ये भी निकल के आता है कि सांस्कृतिक महत्व को बचा के रखना, अपनी संस्कृति को बचा के रखना। कई बार प्रश्न PSC बना सकता है कि जनजातीय समुदायों की संस्कृति से आपको कौन कौन सी संस्कृतियां करती हैं प्रभावित, या आप उनकी संस्कृति में से कौन सी संस्कृति को अपनाना चाहेंगे, ऐसे प्रश्न बनाता है। क्योंकि हमारे पास तो संस्कृति नाम की चीज नहीं बची है, जनजातियों में आज भी फॉलो होती है। हमारे गांव में आज भी अपने पापा मम्मी दादा के, हम खुद आज भी जब घर जाते हैं तो सर रख के पैर पड़ते हैं। आप बता देना कोई एक आदमी अगर सर रख के पैर पड़ता, घुटने तक जाते हैं। अब तो डैड बोल के सीधा ऐसे लगते हैं ना, हमारा बाप ऐसे जूता ले लेता है आप। तो अब की कहानी अलग है, तब की कहानी अलग है। तो संस्कृति वहां पर अभी भी है, यहाँ खत्म हो चुकी। साउथ में मान सकते हो, साउथ में प्रॉपर संस्कृति। हमारे यहाँ जरा सा कोई एक सुपरस्टार क्या बना, सीधा सूट पैंट में आता है, ब्लैकबेरी पहन के। हाँ, वहाँ आज भी धोती और शर्ट पहन के आते हैं प्रॉपर, उतने बड़े सुपरस्टार होकर। ठीक है, जोक सपाट, जोक नहीं था, हकीकत है ना। ठीक है, अब बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में मृदा अपहरण, यही एक बचा है लास्ट। क्या जो मैंने अभी बताया है क्या मुझे वो लिखवाने की आवश्यकता है? कह दो नहीं है तो मजा आ जाएगा, नहीं है ना, शाबाश। जैसा श्रद्धा कह देगी। नहीं, ये तो पढ़ाऊंगा,
मैं कह रहा हूं क्या मुझे ये लिखवाने की आवश्यकता है कि मृदा अपरदन को रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं? डन डन, बहुत बढ़िया। अगर हो जाएगा तो ठीक है, वरना मृदा फिर अपना मिट्टी खत्म। अगर तुम लोग, अगर मुझे कोई भी एक व्यक्ति अगर अच्छा लिख करके दिखा देगा तो उसके आंसर में तुम सबको दिखा दूंगा, तुम सब अपनी कॉपी में उतार लेना। और अगर कोई लिख के ना आया तो फिर मैं बताऊंगा। फॉर्मेशन तो सिखाई दी है कि कैसे लिखना है। हाँ ठीक, चलो आगे। बात चल रही है मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन। ऐसा आयोग मानता है या ऐसा हमारी किताबें कहती हैं कि मध्य प्रदेश में ये जो मृदा अपरदन है ये किस प्रकार का पाया जाता है? अवनालिका प्रकार का पाया जाता है। पर ये हम कह रहे हैं आपसे कि सिर्फ अवनालिका नहीं है, अवनालिका के अतिरिक्त परतदार अपरदन भी पाया जाता है। अवनालिका क्लियर है पक्का? पहला मतलब ये दोनों अपरदन है कैसे? जल द्वारा हो रहे हैं। पहला जल द्वारा अपरदन बूंद अपरदन। इसको बंद कर दे वरना अंधे हो जाएंगे आज ही। रसूल ये वाला बंद कर दो बस। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको लग रहा है कि ब्लिंक कर रही है लाइट, सिर्फ ये वाली बेटा। डन, हाँ वाह, सारी बंद करवा के यहाँ लगवा देता हूँ। 16 मूवी है ना एक, मजा आ जाएगा। परतदार अपरदन, हाँ तो पहला अपरदन कौन सा था? बूंद अपरदन। बूंद के बाद परत, परत से रेल, रेल से अवनालिका, अवनालिका से धारा प्रवाह, धारा प्रवाह, जब तक आखिरी सतह न मिल जाए। तो हमारे यहाँ पर अवनालिका भी है, मतलब रेल का बड़ा भाई। तो कौन सा वाला क्षेत्र है भैया? तो चंबल वाले में हो रहा है। भिंड कहाँ, वहां पर शिवपुर, भिंड और से मुरैना वाले क्षेत्र में। परतदार अपरदन भी होता है हमारे यहाँ पर। ये कहाँ होता है भैया? तो ये तुम्हारे बैतूल वाले क्षेत्र में है। कौन से क्षेत्र में? बैतूल क्षेत्र में। तो अगर प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन का वर्णन कीजिए, तो क्या मैं शुरुआत कर सकता हूं कि मध्य प्रदेश में, सॉरी मतलब प्रॉपर ऐसा बना सकता हूं कि मृदा अपरदन एक गंभीर चुनौती है, या मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में अवनालिका व परतदार के रूप में विद्यमान है। बना सकता हूं। क्या ये मैं दोनों को तोड़ सकता हूं दो भागों में कि कौन कौन से अपरदन ऊपर बताया है? तो एक तरफ लिख रहा हूं अवनालिका और एक तरफ लिख रहा हूं परतदार। आयोग या फिर किताबें अभी तक मानते हैं अवनालिका, इसलिए क्योंकि सर्वाधिक हमारे यहाँ पर कौन सा होता है? अवनालिका। ये बहुत कम मात्रा में है ना, इसलिए मानते हैं। तो अवनालिका अपरदन कहाँ हो रहा है? मुरैना, सॉरी शिवपुर, मुरैना और भिंड वाले क्षेत्र में। कौन सी नदी द्वारा? तो इसमें पहला तो मैं बताऊंगा कि नाम ऐसे बना करके और इस पे लिखना नदी, तो नदी लिखना चंबल। परतदार अपरदन किसके द्वारा? तो लिखना ताप्ती नदी द्वारा। ठीक है। क्या मैं लिख सकता हूं क्या मैं लिख सकता हूं विस्तार? क्या विस्तार में लिख सकता हूं कि मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, या मध्य भारत का पटासी? सीधा लिख देता हूं, ठीक है। मध्य भारत भी क्यों लिखूं, सीधा लिख देता हूं ना विस्तार, शिवपुर, मुरैना, भिंड। हाँ, और यहां सीधा लिख सकता हूं क्या? बैतूल। क्या इतने मेरी 7 लाइन भर जाएंगे? सॉरी, क्या इतने मेरी 11 लाइन फुल हो जाएंगे? क्या करूं? चलो, ये तो जहां पे मैंने फ्लो, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ऊपर क्या है, मतलब इंट्रो बनाया और इंट्रो बनाने के बाद सीधा मैंने ये शुरू किया। तो ये शुरू करने से पहले साइड में एक छोटा सा मैप बना देता हूँ। अब मैप इतना बड़ा भी नहीं बनाऊंगा कि चेक करने वाले को ये लगे कि इसने पेज भरने के लिए सब किया है। क्या करूं? अरे क्या मैं यहाँ पर, क्या मैं मृदा अपरदन के दो प्रभाव बता सकता हूँ क्या? कौन से वाले? नकारात्मक केवल, क्योंकि मध्य प्रदेश में जितना जलोढ़ मिट्टी नहीं बन रही है उससे ज्यादा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। तो दोनों के दोनों 2 या 3 प्रभाव बता सकता हूं। कैसे? नकारात्मक।
क्या मैं उसको रोकने के लिए अंततः ऐसा कर सकता हूं कि इसे इन इन माध्यमों से कम किया जा सकता है? तो आंसर हमारा 11 लाइन में 7 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा कि क्या है ये भी बता दिया, कहां हो रहा है ये भी बता दिया, कौन कौन सा हो रहा है ये बता दिया, इसके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं ये बता दिया, और फाइनली बता दी कि इसके लिए कुछ उपाय कर सकता हूं। तो आंसर तुम्हारा 11 नंबर में कंप्लीट हो जाएगा। पहले इसके लिए मिलती थी शुरुआत में 9 लाइनें 8 लाइनें, तो 8 लाइन के हिसाब से ये आंसर ठीक था, पर अब 11 बढ़ाया तो कुछ एक्स्ट्रा तो लिखना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि जो कॉपी में है सिर्फ वही लिख सकते हो, प्रश्नों के उत्तर खुद से बनाना शुरू करो। जिस भी चीज में चुनौती आएगी उपाय उसमें इंक्लूड है। जब भी किसी चीज में चुनौती दिखे, समस्या दिखे, उसमें प्रश्न बोले ना बोले तुमको उपाय लिखने हैं। नकारात्मक प्रभाव जब भी आएंगे उसमें तुमको उपाय लिखने हैं। अगर सकारात्मक नकारात्मक दोनों लिख रहे हो तब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सकारात्मक बता ही चुके हो। पक्का? विशेषता महत्व जैसे पॉइंट आए तो कभी भी इंट्रो नहीं बनता है। विशेषता महत्व वाले जैसे भी पॉइंट आए कभी निष्कर्ष नहीं बनता है। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, मतलब जिस भी प्रश्न में आपने अंत किया है प्रयास कि सरकारी प्रयास, ये योजना खत्म, उसके बाद निष्कर्ष बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुमने उपाय में बता ही दिया, प्रयास बता दिए। तो ये कुछ चीजें सीखते चलेंगे साथ साथ। हाँ, तो ये तुम्हारी खत्म होती है शैल बेटा मिट्टी। बहुत दिन से चल रही थी यार, खत्म ही नहीं हो रही थी, हाँ कि ना? पर समझ में आ गया बस। और वही अगर आंधी की तरह भागा हो तो समझ में आ जाता, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कहता है। क्या कहता है सिलेबस? कहाँ है सिलेबस? कहता तो ठीक है, मुझे भी तो पता चले क्या कहता है। सिलेबस सिर्फ यही कह रहा था ना कि मध्य प्रदेश में मृदा का वर्गीकरण और मृदा अपर्दन कहाँ पे है, सेकेंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में? हाँ, ये पता ही नहीं कहाँ है। सीधा लिखा हुआ है क्या? मध्य प्रदेश की मिट्टियां, प्रकार, वितरण, मृदा अपर्दन व मृदा क्षरण। मतलब वो प्रश्न सीधा कह रहा था तुमसे, ये आयोग जो कह रहा था मध्य प्रदेश में वो जो 5 प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है सिर्फ वो बताने हैं कि कहां कहां पे। बस यही बताना था। एक तुमको बतानी है काली, एक बतानी है लेटेराइट, एक बतानी है जलोढ़, एक बतानी है मिश्रित और एक बतानी है लाल पीली। खत्म थी। या तो मुझे सिर्फ इतना पढ़ाना चाहिए था कि कौन कौन सी हैं, या सिंपल सा जो भी बताया है कि मृदा अपर्दन क्या होता है वो बता देता। अगर ऐसे पढ़ाऊंगा बेटा तो बहुत जल्दी खत्म होगा, पर मुझे ये बताना जरूरी है, क्योंकि ये बताने का फायदा ये नहीं है कि ये पेपर में आ ही जाएगा। मान लेते हैं कि नहीं आया, पर क्या मैं प्रश्न अगर अब मेरे पास में चाहे हिस्ट्री के हो चाहे तुम्हारे जियोग्राफी के हो कुछ भी हो, क्या सबके बना लोगे? क्योंकि मैं तुमको एक्चुअल में पढ़ना तो सिखा ही नहीं रहा हूँ, एमपी कुछ नहीं सिखाती, बस होता है तो होता है। मैं सिर्फ सिलेबस को खोलना सिखा रहा हूँ कि कोई सा भी टॉपिक हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें कितनी गहराई तक जाकर के काम का क्या लेना और खत्म करना है। ये अगर इस क्लास में सीख गए तो सब हर एक सब्जेक्ट में बन जाएगा, साइंस पे छोड़ के। मतलब सिर्फ क्या क्या हो सकते हैं, बायो और नहीं है, बायो और कंप्यूटर, इन बेटा जिनमें थोड़ा सा चेंज होता है ना। साइंस में कभी निष्कर्ष नहीं बनते हैं, कभी भी नहीं बनेंगे। अब अगर मान लो तुमसे पूछ लेता है पाचन तंत्र, तो ये थोड़ी ना बताओगे कि पाचन तंत्र एक महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण पाचन के द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान होती है। कुछ भी क्यों करना है, नहीं करना होता ऐसा। समझ पाए क्या? तो ये तुम्हारी खत्म होती है मिट्टी। तो ये लिखवा दूं कि ये भी लिख लोगे क्या? ये लिखवा देता हूं लास्ट वाला ना, मध्य प्रदेश में मृदा अपर्दन। ठीक, तो तुम्हारे क्या क्या होमवर्क में है कि मृदा अपर्दन के प्रभाव बताने हैं, या तो प्रश्न आ जाए कि मृदा, हाँ दोनों के थोड़े बहुत शब्दों में चेंजेस आएंगे, ठीक है, कि प्रभाव और आवश्यकता क्यों है रोकना, कुछ ना कुछ अंतर आएगा, शब्दों में हेरफेर होगा। आंसर पूरा सेम है पर शब्दों में हेरफेर करना है बस, कि आवश्यकता क्यों, तो थोड़े से शब्द चेंज होंगे, प्रभाव तो थोड़े शब्द चेंज होंगे। ठीक है, तो कौन सा लिख रहे हैं? मध्य प्रदेश में मृदा अपर्दन। लिखना मध्य प्रदेश, एक मिनट,
ठीक है, वो हेडिंग तो तुम लोग अपने से वो कर लोगे ना, बना लोगे कि रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता ना, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। ठीक है, सीधे लिखो। मध्य प्रदेश में अवनालिका व परतदार दोनों ही अपर्दन, मध्य प्रदेश में अवनालिका व परतदार दोनों ही अपर्दन की उपस्थिति है, या दोनों ही अपर्दन के प्रभाव दिखाई देते हैं। दोनों ही अपर्दन के प्रभाव दिखाई देते हैं। बस दो भागों में से तोड़ दो, एक में अवनालिका, दूसरे में परतदार। अवनालिका के नीचे लिखना, पहले क्षेत्र लिखना, ठीक है, पहले क्षेत्र लिखो कि श्योपुर, मुरैना, भिंड। क्षेत्र में लिखना श्योपुर, मुरैना, भिंड। किस नदी के द्वारा, तो नीचे लिख लेना नदी, चंबल नदी द्वारा। चंबल व उसकी सहायक नदी द्वारा, ऐसे लिखना, चंबल व उसकी सहायक नदी द्वारा। बस दूसरी तरफ से परतदार, बैतूल, ताप्ती। बैतूल, ताप्ती, डन। बस लेकिन जब आ जाएगा कि एमपी में वो बताना है, तो बस हेडिंग के तौर पर ये लिख लो कि मुझे 2-3 बताने हैं प्रभाव और 2-3 मुझे बताने हैं प्रयास। वो जो हमने यांत्रिक, जैविक, सामाजिक जो एक साथ पढ़े हैं ना पूरे, उनमें से कोई एक इसका उठा लेना, यांत्रिक का एक उठा लेना, सामाजिक का एक उठा लेना, किसका कि उसको लिखवाऊं। पहले लिख करके लाओ, बन जाएगा तो ठीक है, वरना मैं तो लिखवा ही दूंगा। डन, समझ आया पक्का? चल बेटा, गुड़िया पंथ है कहाँ से बेटा, भूल गए हम, कहाँ से है? ग्वालियर। क्या नाम बेटा, समझ आया? ठीक। रोहित, क्या नाम था? हाँ, अंकित। अरे यार मैं क्यों नाम भूल रहा हूँ। रोहित, रोहित अपन है ना। उदय, उदय मजनू है ना, ऐसा वाला उदय। तो उदय, मोहित, उदय, रोहित, मोहित, अब है, मैं बता रहा हूं, नहीं चुप रहे। इंद्रजीत, हाँ, क्या था नाम बेटा? निकिता। अब याद रखूंगा। हाँ, तो उदय, मोहित, इंद्रजीत, अभय, अंकित और रसूल, मैं उत्तम। अगर मैं क्लास में नहीं कर पाता हूँ ना कॉपी चेक, तो मुझे भेज दिया करो, मैं ऑनलाइन भी चेक कर देता हूँ। सेम वैसे ही जैसे हाथों से करते हैं ना, वैसे ही करता हूँ। हाँ, तो अभी तो नहीं ही भेजना है ना मुझे। जिनके पास नहीं है लिख लेना। फिर अपन मिले कल, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, 5-7 मिनट है, कुछ पूछना हो तो पूछ लो। अगर सोचने बैठ जाऊंगा ना तो बुरा लगेगा, क्योंकि फिर मन में आएगा कि काश ले ली होती छुट्टी। लिटरली ये होता है कि अगर सोच लेंगे ना कि थोड़ा, क्योंकि अगर सोचने बैठ गया तो फिर वो हो रहा है ना कि आया क्यों हूँ क्लास में, क्योंकि वो घर में रहूंगा तो सोचूंगा, सोच सोच के डिप्रेस हो जाऊंगा, क्यों होना है। फिर मन में आता है कि थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। फेल होती थी, पास होती थी? अच्छा, हो गई है। कितने नंबर से?